नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेस इंडक्शन मोटर की। थ्री फेस इंडक्शन मोटर हिंदी में अगर बात करें इसको तो कहते हैं तीन कलीय प्रेरण घूर्णक। मोटर को हिंदी में घूर्णक कहते हैं जनरली, लेकिन हम अंग्रेजी शब्द ही प्रयोग करते हैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि कहाँ से शुरुआत हुई, क्योंकि जिन्होंने इसे बनाया था उनके बारे में भी हमें चर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय खपा कर दुनिया को एक अच्छी चीज़ दी। तो उनके बारे में भी, उन वैज्ञानिकों के बारे में भी, उन इंजीनियर्स के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। इसके संबंध में जो सबसे पहले हमारे साइंटिस्ट एक आए थे, तो उनका नाम था वॉल्टर बैली। अच्छा, छोटी सी एक मैं चीज़ बता दूं, हालांकि उस चीज़ की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन पहले ही मैं एक चीज़ बता दूं कि जो जितने भी इंडक्शन मोटर होते हैं हमारे थ्री फेस के या सिंगल फेस के या टू फेस के, वो चलते हैं रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड पर। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जिसको RMF कहते हैं, उस पर चलते हैं, उसके सिद्धांत पर काम करते हैं। वो होता क्या है, एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि एक प्रकार का वो चुंबक होता है जो गोल गोल घूमता है। ठीक है, एक प्रकार का चुंबक समझ लीजिए। अभी अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। तो वो गोल गोल घूमता है, उसी से हमारा इंडक्शन मोटर बनता है। तो उस क्षेत्र में सबसे पहली सफलता, जो सबसे पहला मॉडल हमें दिया था, वो दिया था वॉल्टर बैली ने। वॉल्टर बैली ने DC से चलने वाले इंडक्शन मोटर बनाए थे, यानी DC से चलने वाला RMF बनाया था। जो इन्होंने रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाई थी जिससे इंडक्शन मोटर चलता है, वो DC से बनाया था। ठीक, मॉडल बहुत दिन तक चला, लेकिन उसमें कुछ कमियां थीं, जैसे कि उसका टॉर्क कॉन्टीन्यूअस नहीं होता था, झटके देकर वो चलता था मशीन। ठीक, उसके बाद हमारे आए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फादर जिनको कहा जाता है, उनका नाम था निकोला टेस्ला। इनका हम सबको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फादर कहे जाते हैं, फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनके जो मॉडल था RMF का, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का, वो था टू फेस सप्लाई। जैसे थ्री फेस की सप्लाई सिंगल फेस की होती है सप्लाई, वैसे ही टू फेस की सप्लाई होती है। तो टू फेस सप्लाई से टेस्ला महोदय ने सन 1888 में एक अपना मोटर बनाया था, एक डिज़ाइन तैयार किया था, प्रैक्टिकली डिज़ाइन। उसका नाम था टू फेस इंडक्शन मोटर, और उन्होंने इसे चला कर दिखाया था। टेस्ला महोदय का जो मॉडल था वो वॉल्टर बैली के मॉडल से बहुत अच्छा था। ठीक, हालांकि कुछ कमियां थीं, लेकिन बहुत एफिशिएंसी अच्छी थी निकोला टेस्ला की। ठीक है, इनको आप याद रखिएगा, इनको हम फादर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कहते हैं। और सन 1888 में ही एक समकक्ष वैज्ञानिक थे इनके साथी के, निकोला टेस्ला के, उनका नाम था गैलीलियो। स्पेलिंग में थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, गैलीलियो फेरारिस भाई साहब ने भी एकदम सेम चीज़ वही की थी। इन्होंने भी टू फेस AC सप्लाई से ही अपना RMF बनाया था, अपना इंडक्शन मोटर बनाया था। ख़ास बात यह है कि ये भी 1888-89 की ही बात है, और इन दोनों को ही खबर नहीं थी, टेस्ला को भी खबर नहीं थी, गैलीलियो फेरारिस को भी नहीं। हालांकि सबसे पहले टेस्ला महोदय नहीं बनाया था, इसलिए इंडक्शन मोटर बनाने का श्रेय निकोला टेस्ला को ही जाता है। उसके बाद बहुत समय बाद एक और महान वैज्ञानिक आए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, जिन्होंने तीन फेस का इंडक्शन मोटर जो आज हम यूज़ करते हैं वो बनाया। उनका नाम था, एक रशियन वैज्ञानिक थे, उनका नाम था मिखाइल डेब्रोवोस्की। रशियन नाम है, थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। डेब्रोवोल्स्की, एल चूँकि साइलेंट रहता है, वोस्की है वैसे, मिखाइल डेब्रोवोस्की। इन्होंने बनाया था अपना थ्री फेस सप्लाई से RMF। ये तीन फेस की सप्लाई से अपना बनाए थे RMF, और इनका इंडक्शन मोटर गैलीलियो फेरारिस और निकोला टेस्ला के इंडक्शन मोटर से भी ज़्यादा एफिशिएंट निकला। ठीक है, अगले वीडियो में हम बहुत बढ़िया से चर्चा करेंगे। तो ये एक ओवरव्यू आप थोड़ा सा पता रखिएगा, ये विकास क्या था इंडक्शन मोटर का,
वॉल्टर बैली आए अपना डीसी सिस्टम लेकर, उससे बनाया आरएमएफ, ठीक है। फिर निकोला टेस्ला आए, उसके बाद गैलीलियो फेरारिस आए, फिर मिखाइल डोब्रोवस्की। एग्ज़ामों में नहीं पूछेगा, लेकिन एज ए पर्सन हमें जानना चाहिए कि चूँकि इन्होंने योगदान दिया है बनाने में, सिर्फ चीज़ों को यूज ही ना करें, उसके बारे में भी जानें कि किसने बनाया था, कैसे बनाया था, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा बात करते हैं, अब हम असली अपने मुद्दे पे आते हैं, इंडक्शन मोटर पर, कि क्या है भाई साहब इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर, इंडक्शन मोटर यानी कि प्रेरण मोटर। इंडक्शन मोटर एक विशेष तरह के मोटर है। इंडक्शन मोटर एक विशेष तरह के मोटर है। विशेष तरह के मोटर से कहने का मेरा मतलब यह है, तात्पर्य यह है कि आप जब अगर डीसी मोटर की अगर बात करेंगे या डीसी मशीन की बात करेंगे, तो उसमें आपको दिखेगी क्या, एक फील्ड वाइंडिंग दिखती है, फील्ड वाइंडिंग जो कि वर्किंग फ्लक्स बनाती है, जिसके कारण हमारा मोटर चालू हो पाता है। और एक आपको दिखती है आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक, आर्मेचर वाइंडिंग जो कि पावर कैरी करती है, आर्मेचर वाइंडिंग, ठीक है। तो डीसी मशीन के या डीसी मोटर के वर्किंग के समय ये दोनों वाइंडिंग हमारी मौजूद होती हैं, यानी कि ये एक डबल एक्साइटेड मशीन है। आप डीसी मोटर को कह सकते हैं या डीसी मशीन को ही आप ले लीजिएगा, ये एक डबल एक्साइटेड मशीन है, डबली एक्साइटेड मशीन। डबली एक्साइटेड मशीन का मतलब ये होता है कि आपने इसमें दो तरह की वाइंडिंग्स अलग अलग यूज़ की है। फील्ड वाइंडिंग अलग चीज़ है, आर्मेचर वाइंडिंग अलग चीज़ है, ठीक। आप दो तरह की वाइंडिंग यूज करके डीसी मोटर चलाते हैं। उसी तरह एक हमारे पास होता है सिंक्रोनस मोटर। अभी इन सब के बारे में मैंने वीडियो बनाया नहीं है, भविष्य में ज़रूर बनाऊंगा। एक होता है हमारे पास सिंक्रोनस मोटर, जिसको कि तुल्यकाली मोटर कहा जाता है। ये भी डबली एक्साइटेड मशीन होती हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक होता है फील्ड वाइंडिंग और एक हमारे पास होता है इसमें भी आर्मेचर वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग। तो ये भी डबली एक्साइटेड हो गया, एक फील्ड वाइंडिंग, एक आर्मेचर वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग क्या करेगी, वही यूज़फुल फ्लक्स बनाएगी। आर्मेचर वाइंडिंग पावर कैरी करेगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क क्या हो जाता है डीसी से, कि जो यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग होती है वो डीसी सोर्स से एक्साइटेड होती है, यानी डीसी करंट इसमें बहती है, और आर्मेचर वाइंडिंग में एसी करंट बहती है, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये डबली एक्साइटेड मशीनें हैं। डीसी मोटर बात करें, डीसी मशीन, सिंक्रोनस मोटर या सिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन मोटर का जो बात हम करें अगर इंडक्शन मोटर की, तो भाई साहब इंडक्शन मोटर या इंडक्शन मशीन इज अ सिंगली एक्साइटेड मशीन, इज़ अ सिंगली एक्साइटेड मशीन। ये सिर्फ एक एक्साइटेशन इसमें होता है, इसमें कोई फील्ड वाइंडिंग या आर्मेचर इस तरह का नहीं होता है। इसमें फील्ड भी वही एक ही वाइंडिंग बनाती है, पावर भी वही वाइंडिंग कैरी करती है। इसमें फ्लक्स बनाने का काम भी एक ही वाइंडिंग का है और पावर बनाने का काम भी एक ही वाइंडिंग का है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो इंडक्शन मोटर होता है यानी प्रेरण मोटर, वो हमारी एक सिंगली एक्साइटेड मशीन होती है। और ये ट्रांसफार्मर की ही तुलना का होता है, ट्रांसफार्मर की तरह ही ये होता है। ट्रांसफार्मर पर भी मैंने वीडियो बनाया नहीं है, जब भविष्य में ज़रूर बनाऊंगा इस सब टॉपिक पर वीडियो। तो इंडक्शन मोटर हमारी क्या है, एक सिंगल एक्साइटेड मशीन। और ये जो काम करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें, इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल, म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। देखिए क्या लिखा है कि इंडक्शन मोटर इज सिंगली एक्साइटेड मशीन। इसमें सिर्फ एक एक्साइटेशन होती है, एसी होती है। ऑब्वियसली एसी करंट से ही इंडक्शन हो सकता है, डीसी में इंडक्शन नहीं होता है। इट वर्क्स ऑन म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल। ये म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब होता है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है, ठीक, हमारे पास एक कॉइल है, हम उसमें सपोज़ करिए कि एसी करंट प्रवाहित कर रहे हैं और इसके साथ कपलिंग की हुई एक और वाइंडिंग यहाँ पर एक कॉइल रखी हुई है,
ठीक है। एक कॉइल रखी हुई है, सपोज़ करिए यहाँ पर हमारा एमीटर लगा है इसको करंट को नापने के लिए। जब इसमें करंट फ्लो होगी, अल्टरनेटिंग करंट, तो वो अपना एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, एक फ्लक्स बनाएगी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनाएगी, जो दूसरे कॉइल से लिंक होगा और उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। किस लॉ से? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, माइकल फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम से, इंडक्शन लॉ से वो एक ईएमएफ इंड्यूस करेगी। एकदम सेम चीज़ हमारी इंडक्शन मोटर में भी चलती है। और ये जो वर्किंग प्रिंसिपल जो आपने देखा, ये ट्रांसफार्मर का भी वर्किंग प्रिंसिपल है। ट्रांसफार्मर ऐसे ही काम करता है कि हमारे पास एक कॉइल होती है, उसमें हम करंट फ्लो कराते हैं, उसमें एक वाइंडिंग में हम करंट फ्लो कराते हैं, उससे जो फ्लक्स बनता है वो दूसरी कॉइल से लिंक होता है और दूसरी वाली कॉइल में हमारा एक ईएमएफ इंड्यूस करता है। तो सेम चीज़ हमारी इंडक्शन मोटर में भी होती है। ठीक है। होता क्या है बेसिकली, थोड़ा सा भी मैं दे रहा हूँ एक क्लियर आइडिया। जैसे हमारे पास एक स्टेटर संरचना होती है, ये हमारे पास एक स्टेटर होता है, ठीक, और इसके बीच में रोटर होता है, ये घूमने वाला पार्ट रोटर होता है। ठीक है। इस पे हमारी, ये हमारा सपोज़ करिएगा स्टेटर का पार्ट है, स्टेटर का ये पार्ट है, और जो ब्लू कलर से आपको दिख रहा है ये है हमारा रोटर है। ठीक, रोटर, घूमने वाला भाग रोटर है, बीच में शाफ्ट लगी होती है, हवा में नहीं होता है ये येलो कलर सपोज करिए, शाफ्ट लगी होती है यहाँ पर। ठीक है, शाफ्ट होती है। स्टेटर पर हमारी 3 फेज़ की वाइंडिंग बधी होती है, 3 फेज़ की वाइंडिंग बधी होती है, और उसके कारण होता क्या है कि हमारी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो कैसे होती है? सपोज़ करिएगा कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, अगले वीडियो में अच्छे से बात करेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम में मान लीजिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, ठीक, फिर थोड़े समय बाद डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाती है, फिर थोड़े समय बाद डायरेक्शन ऐसे हो जाती है, थोड़े समय बाद ऐसे हो जाती है। समझ रहे हैं? जैसे किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर जो डायरेक्शन थी हमारी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, स्टेटर पे हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो बनती है। सपोज़ किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, ठीक, अगले क्षण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ सपोज़ करिए ऐसे हो गई, अगले पल कुछ ऐसे हो गई, फिर ऐसे हो गई। तो ये ऐसे घूम रही है, मैग्नेटिक फील्ड हमारी ऐसे घूम रही है। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इसको हम कहते हैं, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, हमारी मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है। तो भाई साहब घूम रही है तो जो हमारा स्टेटर होता है उसमें भी कंडक्टर होंगे। समझ में आ रही है बात? स्टेटर में भी क्या होंगे? कंडक्टर। एक्चुअली में अगर इसका मैं साइड व्यू बनाऊँ तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये हमारा इस तरह का सपोज़ करिए, ये रोटर कुछ ऐसा होता है सिलेंड्रिकल रूप में, ऐसे ऐसे हमारा सपोज़ करिए रोटर है, और हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ ऐसे इसको क्रॉस करती रहती है, ऐसे। समझ रहे हैं? यानी रेडियली इसको क्रॉस करते रहती है। तो क्रॉस करेगी तो इसमें भाई साहब कंडक्टर लगे हुए हैं, इसके अंदर ऐसे कंडक्टर लगे रहते हैं, इसके अंदर बहुत सारे कंडक्टर लगे रहते हैं। तो कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड काटती है। तो मैग्नेटिक फील्ड के काटने से होता क्या है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से EMF प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स से यहाँ पर एक EMF इंड्यूस होता है हमारे रोटर में। और रोटर की कंस्ट्रक्शन कुछ हम ऐसे करते हैं ना कि दोनों तरफ से जो रोटर होता है वो एंड रिंग के द्वारा शॉर्ट सर्किटेड होता है। अभी आगे बात करेंगे। यहाँ पर एंड रिंग्स लगी होती हैं इस साइड पर आखिरी में, और एंड रिंग्स के द्वारा, ठीक है, हमारा जो रोटर होता है वो शॉर्ट सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक EMF बना, और EMF से हमारी क्या जाती है? करंट। इसी EMF से हमारी क्या आती है? करंट। और ये करंट फ्लो होती है। तो हमें पता है कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग वायर रखा होता तो उस पर एक फोर्स लगती है, आपने पढ़ा होगा IBL, ठीक, IBL एक फोर्स लगती है। वैसे IBL फार्मूला नहीं होता एग्जैक्ट। अभी हम बात करें, सब कुछ परपेंडिकुलर है आपस में।
तो एक फोर्स लगती है IBL। आई क्या होता है, करंट कॉइल में, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जिसमें कॉइल रखी है, और एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर आपको यही दिख रहा है, लेंथ इसी डायरेक्शन में लेंथ होगा। तो इस तरह से हमारी फोर्स लगती है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, क्लोज कॉइल जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखी होगी तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स ज़ीरो आएगा। अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो लगने वाला जो फोर्स होगा उस पर ज़ीरो आएगा, लेकिन टॉर्क जो होती है, नेट टॉर्क ज़ीरो नहीं होगी। तो एक नेट टॉर्क बनती है, उसी टॉर्क के कारण हमारा इंडक्शन मोटर घूमता है। इंडक्शन मोटर को शॉर्ट में IM लिखते हैं। IM रोटेट्स, इंडक्शन मोटर घूमता है टॉर्क के कारण। कोई चीज़ घूमती है टॉर्क के कारण। फोर्स तो नेट ज़ीरो हो सकता है लेकिन टॉर्क ज़ीरो नहीं होता है। तो ये एक बेसिक प्रिंसिपल हुआ। अगले वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे, एक बार फिर से समझिएगा। हमारे पास था क्या, एक हमारे पास ये स्टेटर था, ठीक है, जल्दी में देख लीजिए। एक स्टेटर था और इसके बीच में एक हमारे पास ये थी क्या, शाफ्ट लगा है, ये रोटर था। स्टेटर में हमारी, इसमें स्टेटर में हमारी 3 फेज़ की वाइंडिंग है। हम 3 फेज़ और 2 फेज़ वैसे दोनों देखेंगे। अभी मान के चलिए इसमें 3 फेज़ की वाइंडिंग है। तो 3 फेज़ की वाइंडिंग करने से होता क्या कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनती है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन बदलते रहती है। वो कभी इस डायरेक्शन में रहेगी, कभी इस तरह हो जाएगी, कभी इस तरह हो जाएगी, कभी इस तरह हो जाएगी। तो उसकी दिशा हमेशा चेंज होती रहेगी। और वो चेंज होती रहती दिशा में, आप यहाँ देखिए इस फिगर से, दिशा चेंज होने की वजह से होता क्या है कि वो हमारे रोटर के कंडक्टर को कट करती है और उसमें एक EMF इंड्यूस करती है। ठीक, EMF इंड्यूस होने से उसमें करंट फ्लो होता है, क्योंकि उसको हम बंद सर्किट बनाते हैं, क्लोज सर्किट बनाते हैं। वो करंट कैरिंग कंडक्टर चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में है, इस वजह से उस पर फोर्स लगता है और वो घूमने लगती है। बहुत ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे बहुत मज़े की बात एक है क्या कि इसमें जनरेटिंग और मोटरिंग एक्शन एक साथ काम हुआ। मेरे कहने का मतलब क्या है, पहले क्या हुआ, EMF इंड्यूस्ड इन रोटर। सबसे पहले रोटर में EMF इंड्यूस हुआ। फिर दूसरे नंबर पे क्या प्रोसेस हुई कि हमने कहा कि रोटर हमारा क्लोज सर्किट है एंड रिंग द्वारा। तो फिर इसमें क्या हुआ, करंट फ्लोज इन रोटर, एक करंट फ्लो हुई रोटर में। ठीक, और हम क्या जानते हैं, जब भी करंट फ्लो होगी तो फोर्स उस पर क्या लगेगा, IBL। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई वायर रखा है, कोई कॉइल रखी है, तो उस पर एक फोर्स लगती है IBL। तो भाई साहब इसमें देखिए एक साथ जनरेटिंग और मोटरिंग दोनों एक्शन हुआ। मोटर का सिद्धांत क्या कहता है कि अगर आप किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर को, तो उसमें एक फोर्स लगेगी। ये मोटर का प्रिंसिपल है। जनरेटर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर कोई चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो वो किसी कॉइल में EMF इंड्यूस करेगा। तो भाई साहब यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ हो गई। क्या हुआ, पहले तो EMF इंड्यूस हुआ रोटर में, जनरेटिंग एक्शन, और दूसरा क्या था, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन रोटर, ये मोटरिंग एक्शन हो गया। और ये दोनों, पहला दूसरा, EMF इंड्यूस होना और करंट फ्लो होना, ये जनरेटिंग एक्शन है। और फोर्स लगने के कारण ये घूमना, इससे क्या होगा, मोटर स्टार्ट रोटेटिंग, मोटर स्टार्ट्स रोटेटिंग, और हमारा मोटर घूमने लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, मोटरिंग एक्शन हो गया। तो यहाँ याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर में मोटरिंग और जनरेटिंग एक्शन दोनों एक साथ होता है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिक प्रिंसिपल कैसे ये काम करता है। ठीक, और कुछ बात करते हैं इसमें, और बातों में कुछ हम पार्ट्स देखेंगे इसके। कंस्ट्रक्शन की थोड़ी सी बात करेंगे हम, कंस्ट्रक्शन पॉइंट वाइज बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में हमें काम देगा और ऐसे भी काम देगा। कंस्ट्रक्शन इसकी क्या होती है, बनावट किस तरह की होती है। तो इसमें आपको एक देखने को मिलेगा स्टेटर फ्रेम। आपने देखा भी होगा घरों में जो लगा होता है मोटर या टुल्लू वगैरह लगे होते हैं, वो इंडक्शन मोटर ही होते हैं। तो उसमें जो बाहरी आवरण होता है उसको हम कहते हैं स्टेटर फ्रेम। और जो स्टेटर फ्रेम होता है वो हमारा बना किस चीज़ का होता है, फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है, फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता है। ठीक, और वो करता क्या है, वो करता है, इसका काम क्या है, ये करता है सपोर्ट,
it provides support to स्टेटर कोर। भाई स्टेटर पे जो हम कोर लगाएंगे, मैग्नेटिक कोर, वो कहाँ रहेगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक, और भी आप पॉइंट लिख सकते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, अंदर की वाइंडिंग्स को ये बचाता है, बहुत रोबस्ट इसका कंस्ट्रक्शन होता है। रोबस्ट मतलब बहुत दृढ़, एकदम मजबूत कंस्ट्रक्शन होता है। और ये प्रोवाइड हमें क्या करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो फ्रेम से इतनी बातें पर्याप्त हैं कि ये स्टेटर फ्रेम क्या होता है, ये फैब्रिकेटेड स्टील का बना होता बाहरी आवरण होता है। ये इसका काम क्या है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रदान करता है, स्टेटर कोर को अपने ऊपर संभाल के रखता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बाहर के आघातों से, कहीं लड़ भिड़ जाए तो टूटे, अंदर की वाइंडिंग टूटे ना। दूसरा हमारे पास कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, स्टेटर कोर होता है। स्टेटर कोर मैग्नेटिक मटेरियल की बनी होती है, ये लेमिनेटेड कोर होती है, लेमिनेटेड कोर। थंबनेल पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा, ये लेमिनेटेड कोर होती है। लेमिनेटेड क्यों बनाई जाती है, तो टू रेड्यूस एडी करंट लॉसेस। आपको बात समझ में आए, जैसे बेसिकली होता क्या है ना, ये जो हमारी स्टेटर कोर होती है, जैसे सपोज़ करिए ऐसे ही सिलेंड्रिकल हमारी मशीन होती है, तो साइड व्यू कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो अंदर जो आपको इसके कोर दिखेगी वो पत्तियों में बनी होती है, जैसे कि डायरेक्ट ना होकर कुछ ऐसे आपको ये ऐसे पतली पतली स्ट्रिप्स में बनी दिखेंगी, आपस में पत्तियों की तरह लेमिनेटेड कोर होती है, उनको आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, ये ऐसे बनी होती हैं। ठीक है, क्रॉस सेक्शन में ऐसे बनी होती हैं। तो क्या हमने लिखा, स्टेटर कोर क्या होती है, लेमिनेटेड कोर होती है। लेमिनेटेड क्यों होती है, ताकि वो एडी करंट लॉसेस से कम हो सके। और किस मटेरियल की बनती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम बनाते हैं सिलिकॉन स्टील से। अब यहाँ पर एक सवाल उठ सकता है कि CRGO मटेरियल से क्यों नहीं बनाते हैं। पहले समझते हैं सिलिकॉन स्टील करता क्या, ये हिस्टेरेसिस लॉस को ये हेल्प टू रिड्यूस हिस्टेरेसिस लॉसेस को कम करता है, उससे हमें मदद प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पर उठ सकता है आपके मन में कि CRGO मटेरियल क्यों नहीं यूज़ किया। तो देखिए, CRGO मटेरियल जो होता है, कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड, ये एक ऐसा मटेरियल होता है, इसमें होता क्या है ना कि कोल्ड रोलिंग की जाती है। कोल्ड रोलिंग एक प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। उसके द्वारा होता क्या है कि जो परमिएबिलिटी होती है, चुंबकशीलता, वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ जाती है, एक ही डायरेक्शन में बढ़ती है, दूसरी डायरेक्शन में वो नहीं बढ़ती है, घटी रहती है। और जो हमारी रोटेटिंग मशीन होती हैं, जो इस तरह के कंस्ट्रक्शन की सिलेंड्रिकल होती हैं, बेलनाकार रूप में मशीनें होती हैं रोटेटिंग मशीन, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे बदलती रहती है। तो जाहिर बात है कि जो कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड CRGO मटेरियल हम लगाएंगे तो उसमें किसी एक ही दिशा में हमारी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक परमिबिलिटी ज़्यादा होगी, तो दूसरी दिशा में कम होगी। जब रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आपको देखने को मिलेगी, जैसे मान लीजिए ये रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मान लीजिए रहेगी, हमें ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड हमारी होगी, रोटेट करेगी। तो अब चूँकि अब मान लीजिए हमारी जो अंदर इसके स्टेटर कोर है वो CRGO का है, उसकी मैग्नेटिक परमिबिलिटी सिर्फ इस डायरेक्शन में ज़्यादा है और दूसरी डायरेक्शन में, ग्रीन वाली डायरेक्शन में ज़्यादा है और दूसरी वाली डायरेक्शन में कम है, क्योंकि हमने इसी दिशा में रोलिंग की है। तो दूसरी दिशा में तो यार परमिबिलिटी घट जाएगी, परमिबिलिटी घटेगी तो हमारा रिलक्टेंस बढ़ जाएगा।
रिलक्टेंस बढ़ जाएगा तो फ्लक्स फ्लो हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो यही कारण है कि जो हम स्टेटर कोर बनाते हैं रोटेटिंग मशीन्स का, वो हम सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, ना कि CRGO मटेरियल का। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। तो बेसिकली 2 तरह के कंस्ट्रक्शन हमको जानने चाहिए, स्टेटर फ्रेम, स्टेटर कोर हमारा हो गया, ठीक। अच्छा, रोटर भी कुछ उसमें होते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। रोटर के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। रोटर तो 3 फेस इंडक्शन मोटर में जो रोटर हमारे होते हैं वो 2 तरह के रोटर आपको देखने को मिलेंगे। रोटर में एक आपको मिलेगा देखने को, उसको हम कहते हैं स्क्वायरल केज रोटर। स्क्वायरल स्पेलिंग थोड़ी सी प्रॉब्लम है मेरी इंग्लिश में। स्क्वायरल केज रोटर, केज मतलब समझते हैं पिंजरा होता है, हिंदी में इसको कहते हैं पिंजरी प्रारूपी प्रेरक घोड़क। इतना हिंदी में अब अगर जाएंगे, नाम इसका होता है स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। मतलब जिस मोटर में आपका रोटर जो होगा स्क्वायरल केज लगा होगा तो उसको हम कहेंगे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, हिंदी में पिंजरी प्रारूपी प्रेरक घोड़क। उतना मत बोलिए आप, इंग्लिश में बोलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर या स्क्वायरल केज रोटर। और दूसरा जो रोटर लगा होता है वो हमारा होता है स्लिप रिंग। स्लिप रिंग रोटर कहते हैं या वाउंड रोटर कहते हैं, वाउंड रोटर। और जिस मशीन में ये लगा होगा उसको उसके आगे मशीन जोड़ दिया जाएगा, वाउंड रोटर या स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। हिंदी में इसको कहते हैं सर्पी वलय प्रारूपी प्रेरण घोड़क, ठीक है, सर्पी वलय प्रारूपी प्रेरण घोड़क। तो ये रोटर की 2 तरह की कंस्ट्रक्शन होती है। थोड़ा सा मैं चित्र के रूप में समझाने का प्रयास करता हूँ, उतना बढ़िया नहीं बन पाएगा, लेकिन ठीक है, देखते हैं कैसा दिखता है स्क्वायरल केज। देखिएगा, स्क्वायरल केज में करते क्या है ना कि हमारी एक रोटर फ्रेम होती है, जो कुछ ऐसे रोटर फ्रेम हमारी होती है, इसमें टेढ़ा करके बार लगाते हैं, टेढ़ा करके ऐसे बार लगा दी, एक यहाँ ऐसे बार लगा दी, एक यहाँ ऐसे बार लगा दी। ये टेढ़ी करके स्क्यू करके बार लगाई जाती है। स्क्यूइंग का एक ख़ास मकसद होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये स्क्यू रॉड्स लगी होती हैं, स्क्यू रॉड्स। स्क्यूड का मतलब होता है तिरछी रॉड्स लगी होती हैं, ठीक है। कॉपर की हो सकती हैं या एक मिनट मटेरियल मुझे देखने दीजिए, ये सही था, कॉपर की ये रॉड्स हो सकती हैं। ये रॉड्स जो होती है स्क्यू रॉड्स, ये हो सकता है कॉपर हो या एल्यूमिनियम हो, ठीक है, एल्यूमिनियम की भी ये रॉड्स होती हैं। तो तिरछा करके इनको रखा जाता है मैग्नेटिक लॉकिंग को बचाने के लिए। बाद में कभी बात करेंगे उतनी, आज हम सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं कि क्या होता है। तो ये जो आपकी संरचना आपको ये दिख रही है, ये आपका क्या होता है, स्क्वायरल केज रोटर। आप थोड़ा सा नेट पर सर्च करिएगा, आपको मिलेगा इसका चित्र, उतना बढ़िया से मुझसे बन नहीं पा रहा है। तो ये स्क्वायरल केज रोटर का चित्र होता है। वाउंड रोटर मैं बना नहीं पाऊँगा, उसका मैं साइड व्यू आपको दिखाता हूँ कि कैसा होता है। अगर वाउंड रोटर की बात करें तो ये मान लीजिए आपका साइड से ये ऐसे स्टेटर होगा, सॉरी चौकोर ही बना देते हैं, ये कुछ साइड से आपको ऐसा रोटर दिखेगा, सॉरी रोटर। यहाँ पे आपकी शाफ्ट होगी रोटर पर, ठीक, शाफ्ट होगी, ये आपका रोटर है। इस पे 3 फेस की वाइंडिंग भी लगी रहती है, ठीक है, 3 फेस की वाइंडिंग। और यहाँ ये शाफ्ट जो आपकी होगी, ये शाफ्ट है, एक तरह का डंडा छड़, और इस पर स्लिप रिंग्स लगी होती हैं, सर्पी वलय जिसको कहते हैं। 3 सर्पी वलय लगी रहेंगी, ठीक है, ये सर्पी वलय होती हैं, स्लिप रिंग्स। इस वजह से इनको हम कहते हैं स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर या स्लिप रिंग रोटर। और वाउंड इसलिए कहते हैं कि 3 फेस इस पर वाइंडिंग वाउंड होती है, होते हैं हमारे स्लिप रिंग। इस तरह से कुछ हमारा होता है स्लिप रिंग वाउंड रोटर, ठीक है, ये स्लिप रिंग वाउंड रोटर हो गया। ऊपर क्या था हमारा, स्क्वायरल केज रोटर हो गया। स्क्वायरल केज में एक बात और बता दूं, ये जो आखिरी सिरे होते हैं ये शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। क्या होते हैं, शॉर्ट सर्किटेड होते हैं। यहाँ से रॉड जहाँ पे फंसी रहती है ना, ये शॉर्ट सर्किट होती है।
और इनको कहते क्या इन शॉर्ट सर्किट रिंग्स को, इसको कहते हैं एंड रिंग्स, एंड रिंग्स कहते हैं। इसकी मदद से हम इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। बेसिकली कॉपर की ही बनी होती है, क्योंकि कॉपर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, इस वजह से करंट अच्छे से फ्लो हो पाती है। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ हमारा इंडक्शन मोटर के बारे में, और आगे हम अगले वीडियो में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड से संबंधित और भी हम बातें करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।